वंदे मातरम। गणित के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली जो है 1.1 आज अपन पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट आपका जो दे रखा है प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके जो भी संख्याएं दे रखी होगी उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तो आपको पहले व्यक्त करना है, फिर उनका आपको क्या करना है, गुणनफल के रूप में उनको व्यक्त करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे और जो भी गुणनखंड आपको प्राप्त होते हैं उनको गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। यानी आपको फर्स्ट जो दे रखी है संख्या 140 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करोगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, अगर 140 का गुणनखंड यानी 140 इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। फिर 2 से अपन डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, 70 बार जा रहा है। फिर 2 से और भाग दो, 2 से और भाग देंगे तो कितने बार जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और यहाँ पर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो फिर 1 और इधर हो जाता है 0, तो 2 पंजा 10 हो जाएगा। फिर यह किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो नहीं होगा और 3 से भी विभाजित नहीं होगा। अगला जो बिंदु हो जाता है 5 से विभाजित करते हैं, 5 से विभाजित करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 5 7 तो 35। फिर 7 से विभाजित करते हैं तो हमें a प्राप्त होता है। यानी 140 का गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। जो तो आपके हो जाते हैं गुणनखंड कितने कौन कौन से हैं, 2 हैं, 5 और 7। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल के रूप में लिखने हैं। तो यानी 140 का गुणनफल जो के रूप में लिखते हैं, गुणनखंडों को जितने भी गुणनखंड हुए हैं उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ हो जाना चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 बार है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की जो घात हो जाएगी 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा होगा, अगला जो दे रखा है कि बिंदु जो है 156 की बात करता हूं, 156 दे रखा है उसका गुणनखंड करना है। यानी 156 की बात कर लेते हैं। दूसरा वाला दे रखा है, दूसरा अंक 156, उसको आपको क्या करना है, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ हो जाना चाहिए 156 क्या यह 2 से विभाजित होगा, क्या 2 से विभाजित होता है यहाँ। तो यहाँ अपन 2 से भाग दो तो सीधी सीधी बात है कितनी बार जा रहा है, 2 7 14। फिर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर 2 8 16। फिर यह 2 से विभाजित करते हैं, 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 1 बच रहा है। यहाँ इधर है 18 में कितनी बार जाएगा, तो 9 बार चला जाएगा। तो यानी यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए, यह 3 से विभाजित होगा क्या। अगला जो बिंदु हो जाएगा जैसे 3 एकम 3 तिया 9 यानी 13। फिर जो है 13 एकम 13, इसका गुणनफल के रूप में लिखते हैं। यानी 156 को आप लिख सकते हैं 156 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ हो जाएगा 2 बार है तो इसको लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 13। तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगला जो दे रखा है थर्ड वाला कि 3825 यानी 3825 या 3825 उसका आपको गुणनखंड करना है। तीसरा जो दे रखा है कि 3825 या फिर लिख सकता हूं 3825 उसका गुणनखंड करना है। तो यहां पर हो जाना चाहिए 3825, यह क्या 3 से विभाजित होगा क्या, चेक 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यहाँ अंत में क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। तो यानी 2 से विभाजित तो नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा इसको चेक करना है। तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होते हैं 15, 15 और 3 18, 18 जो होता है 3 से विभाजित होता है, अर्थात 3825 भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित यानी 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 3 7 तो 21, फिर 3 5 15, यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा इसको चेक करना है। और तो यहाँ हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाएगा 1 और 2 जो हो जाएगा 3 और 7 10 और यहाँ हो जाएगा 15 क्या 3 से विभाजित होता है, क्या 3 से विभाजित होता है। तो वह क्या हो जाएगा, यह पूरी की पूरी जो डिजिट दे रखी हैं, पूरी की पूरी जो संख्याएं दे रखी हैं, वह भी क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी।
यानी 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है तो 3 पंजो 15। यह 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है। तो यानी 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यह भी क्या नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर यह 3 से विभाजित नहीं होगा तो अगली जो संख्या हो जाएगी वह हो जाएगी 5, यानी 5 से विभाजित होगा क्या, तो अंत में 5 दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होगा। यानी अंत कोई भी संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वह क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित होता है। यानी 5 8 40, 5 8 40, फिर 2 बच रहा है तो यह हो जाएगा 5 5 25। यहाँ अपन बात करते हैं कि यह और 5 से विभाजित होगा क्या, देख लो अंत में 5 आ रहा है अर्थात यह क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 से अब अपन भाग देते हैं तो कितने हो, 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना बचा, 5 6 7 8 3, 5 7 तो 35, यानी अंत में 17 है, यह 17 जो है कम 17। इसके अपन गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर इसमें गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी 3825 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, इंटू यहाँ पर 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात भी 2 हो जाएगी, इंटू 17। यानी आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और जो है 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दे रखा है थर्ड यानी फोर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है 5005 का जो है गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, या अभाज्य गुणनफलों के, या अभाज्य गुणनखंड करने सारे के सारे क्या किए हैं अपन ने, अभाज्य गुणनखंड किए, उनको वापस गुणनफलों के रूप में लिखना है। संख्या कौन सी है, यानी चौथा है, ठीक है, 5005, इसका अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 5005, यानी यह किससे विभाजित होगा, यह 2 से विभाजित होगा क्या, यह 2 से विभाजित नहीं होगा, यह 3 से विभाजित होगा क्या, 5 और 5 10, यानी 10 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है तो यह भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 3 के बाद में कौन आता है, 5 से विभाजित होगा क्या, यह 5 से विभाजित हो जाना चाहिए, 5 एकम 5, यहाँ हो जाएगा 0 0 1, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाता है, यानी किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। यह 5 से विभाजित होगा क्या, यह 5 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि जो लास्ट डिजिट दे रखी है वो 1 आ रही है, तो इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगा। अगर यह 5 से विभाजित 7 से विभाजित होगा क्या, 7 से विभाजित करके देखते हैं तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचता है तो 7 चौक 28, फिर 2 बचता है तो यहाँ पर 7 त्रिया 21 हो जाएगा। फिर यह 7 से विभाजित होगा क्या, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और यानी आगे विभाजित नहीं हो रहा है तो यह किससे विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित नहीं होगा, 9 से 10, 11 से विभाजित होगा क्या, 11 एकम 11, 3 बच रहा है, 11 तिया 33, फिर 13 हो जाता है तो 13 एकम 13, यानी आप जो है इस संख्या को लिख सकते हैं कि 5005 को में अभाज्य गुणनखंड जो है वो हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांचवा जो दे रखा है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो इसको मैं किस प्रकार से लिख करूंगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड, क्या यह जो है 3 से विभाजित होगा क्या, 3 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित नहीं होगा, सीधी सीधी बात है, 2 से विभाजित नहीं होगा, या 3 से विभाजित होगा क्या, 7 और यहाँ पर 4 11, 11 और 2 13, 13 और यहाँ पर जो हो जाएगा 9 22 जो है 3 से विभाजित नहीं होता है, अर्थात 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर यह 5 से विभाजित होगा क्या, 5 से भी विभाजित नहीं होगा। फिर 7 से विभाजित करके देखते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7,
यानी फिर जो बच रहा है 0 7 एम 7 7 7 एम 7 7 14 7 21 7 28 7 5 35 7 6 42, फिर 9 बच रहा है। क्या यह 9 जो है 7 से विभाजित होता है क्या? तो 7 से विभाजित नहीं होगा। फिर किससे विभाजित करेंगे? तो यहाँ पर जो है 11 से विभाजित होगा क्या? 11 से 66, और यहाँ पर जो बन रहा है यह भी 11 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। फिर यह अगर 13 से विभाजित होगा क्या? 13 से 13 कम 13 13 26 33 40 13 चौक 52 13 पंजो 65, और यहाँ पर कितना बन रहा है? 9, यानी 9 बच रहा है। यहाँ पर 13 पंजो 65 13 6 78 13 7 91 91 13 7 91, फिर 1 बच रहा है यानी 19 आ रहा है जो 13 से विभाजित नहीं होता है। क्या यह 17 से विभाजित होगा क्या? 17 से विभाजित करके देखते हैं तो कितनी बार विभाजित हो जाएगा? 17 एकम 17 17 दून 34 17 तिया 51 17 चौक 68, यहाँ पर हो जाएगा 6 बच रहा है तो 17 एकम 17 17 दून 34 17 तिया 51 17 तिया 51 हो जाएगा 51, और यहाँ पर बच रहा है 11 तो 17 पंजो 85 17 छंग 102 17 7 119, यानी इस प्रकार से विभाजित हो जाता है। यानी फिर अपन बात करते हैं यह 17 से विभाजित होगा क्या? तो यह 17 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यह किससे विभाजित हो जाएगा? 19 से विभाजित हो जाना चाहिए। 19 से कम 19 19 दूनी 38, और यहाँ पर कितना बच रहा है? 38, और तो यहाँ बच जाएगा 5 19 से कम 19 19 दूनी 38 19 तिया 57, 3 बार जा रहा है, यानी यहाँ 23 से कम 23, यानी 23 में से केवल और केवल 23 से ही विभाजित होता है। तो यानी इसका अभाज्य जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं? 17 है, 19 है, 23 है। तो उनको गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है तो आप इसको लिख सकते हैं 7429 को मैं लिख सकता हूं कि 17 इंटू 19 इंटू 23 हो जाएगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों जो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। सबसे पहले तो आपको जो है इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम निकलते हैं तो इन दोनों का गुणनफल और एचसीएफ निकलता है और एलसीएम जो भी निकलता है उनका गुणनफल क्या बराबर है क्या, ये आपको पता करना है। तो यानी यहाँ पर हो जाना चाहिए 26 और 91। 26 और 91 की बात करते हैं तो इनके सबसे पहले फैक्टर करो, यहाँ पर हो जाना चाहिए 26 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 91। अब आज गुणनखंड करने, यह 2 से विभाजित होगा क्या? कितनी बार जा रहा है? 13 बार। यह कितनी बार जाएगा? 13 एकम 13, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7, यह कितनी बार जाएगा? 13 बार। यहाँ हो जाएगा 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी 26 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, और 91 बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13। तो इसमें अपन HCF की बात करते हैं तो HCF कितना आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन कौन कौन सा आ रहा है? इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, कॉमन कौन सा आ रहा है? 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, तो HCF वही हो जाएगा 13 केवल और केवल 13। और एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही है, और उसके अलावा जो भी बच रहा है उनको भी लिख लो। तो यानी कौन कौन बच रहे हैं? हम 13 को ले लिया है, तो यहाँ पर कौन कौन बच रहा है? 2 और 7, यानी 2 इंटू 7। यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनका गुणा करता हूं, यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13 13 इंटू यहाँ पर 7 एकम 7 7 दूनी 14, 13 इंटू 14 करते हैं तो 14 एकम 14 14 28 चौतिया 42, फिर यहाँ पर 4 14 एकम 14 14 और 4 कितना होता है? 18 होता है, तो 182 तो आपका आता है एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो अपन को लास्ट में पता भी करना है कि इनका गुणनफल जो है बराबर है या नहीं है। यानी फिर लिखता हूं कि दोनों संख्याओं, जांच की बात कर रहे हैं, जांच यहां हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? तो यानी 26 इंटू 91, 26 इंटू 91 की बात करते हैं तो कितनी बार क्या आ जाएगा? 26 इंटू 91 करके देखो कि 26 है 91 है, इसका गुणा करके देखते हैं तो यानी आ जाएगा 26 इंटू यहाँ पर कितना हो जाना चाहिए? 9 छंग 54 हासिल 5, 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 और 5 23, यहाँ हो जाना चाहिए 6 6
3 2 यानी 2366, यानी आपका यहाँ जो आ जाएगा 2366 जो है इनका गुणनफल आ जाएगा। नेक्स्ट इनकी बात करते हैं HCF की, HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू LCM दोनों का गुणनफल करते हैं तो HCF कितना है 13 है, इंटू LCM कितना दे रखा है 182, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ हो जाएगा फिर 2 से आ जाएगा 13 आठी 104, 13 आठी 104, 104 और 2 106 और यहाँ पर हासिल का चला जाएगा 10, 13 एकम 13 और यहाँ पर 10, 13 और 10 कितने हो जाते हैं 23 हो जाते हैं, तो यानी ये वाला और ये वाला आपके बराबर आ रहा है, अर्थात अपन लिख सकते हैं अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो हो जाता है HCF इंटू LCM आ जाता है। दूसरा आपको हो जाता है फर्स्ट वाला, अपन बात कर रहे हैं अब सेकंड वाले की। सेकंड वाला जो दे रखा है 510 और 92, 510 और 92 की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए 510 और 92, उनका आपको गुणनखंड करना है। 510 और 92, 510 और 92 इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 510 और यहाँ पर दूसरा दे रखा है 92, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यह 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल होगा। यहाँ पर हो जाना चाहिए कितनी बार जाएगा 255 बार जाएगा। फिर यह 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। 3 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, फिर 3 5 15, फिर यह और किससे विभाजित होगा 5 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 5 एकम 5, यहाँ पर कितने बचता है 3 और तो ये 5 7 35 यानी 17 और यहाँ पर 1, यहाँ हो जाना चाहिए 2 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार जा रहा है 46 बार जा रहा है। फिर यह 2 से विभाजित होगा, कितनी बार जाएगा 23 बार जाएगा। 23 एकम 23, यानी इनके मैं इसको लिख सकता हूं 510 को कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ जो दे रखा है 92 को लिख सकता हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी आपको HCF निकालना है। HCF बराबर कितना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन को कितना है आप बताएं कि कॉमन कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो इसमें कॉमन कौन सा है और इसमें कॉमन कौन सा है। तो 17 है क्या, इसमें नहीं है। 5 इसमें है क्या, नहीं है। 3 इसमें है क्या, नहीं है। लेकिन 23 इसमें है क्या, नहीं है। तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी HCF कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। HCF 2 है और LCM कितना हो जाएगा, तो HCF तो लिखना ही है, HCF तो लिखना ही है। दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो लिखना ही है और उसके बचा ये जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही है। इनके अलावा अगर कोई बच रहा है उसको भी आपको साथ में लिखना है, यानी 2 इंटू ये वाला 2 लिख लेता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 23। इनका अगर अपन गुणा करते हैं, तो किसके बराबर आता है 23,460 के बराबर आता है। इनका गुणा आपको करना है, ऐसा नहीं कि अपन करें नहीं। यहाँ हो जाना चाहिए 23,460 आ जाएगा। अब आपको पता करना है कि जो है इनके जो है दोनों गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का जो भी HCF LCM आया है उनका जो है गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो अपन जांच की बात करते हैं, तो जांच की यहां हो जाएगा दोनों पूर्णांकों का गुणनफल या संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आ रहा है। दोनों संख्याएं कौन कौन सी है 510 और 92, यहां हो जाएगा 510 इंटू 92। 510 इंटू 92 कितना है, अपना कॉपी पेन चलाओ और यहाँ पर जो है सोल्व करो। यहाँ पर कितना हो जाएगा 510 इंटू 92, तो 510 और 92 की बात कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 0, 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा 2 पंजो 10, फिर 0, 9 एकम 9, 9 पंजो 45, यहाँ हो जाएगा 0, 2, 9 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर 4,
यानी 46,920, यानी मैंने जो गुणा किया है वो सही है या नहीं है आपको गुणा करके बताना, यानी हो जाना चाहिए 510 इंटू 92 कितना हो रहा है 46,920 आ रहा है, 46,920। तो आपको क्या करना है, इनके गुणा आपको स्वयं को करना है। फिर HCF इंटू LCM कितना आ रहा है, तो HCF कितना आया है 2 आया है, HCF 2 आया है, और LCM कितना आया है 23,460 है। इनका दोनों का गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है, यानी 2 से गुणा करता हूं 0, 6 6 6 दूनी 12, यहाँ हासिल 4 4 4 दूनी 8 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 46,920। ये वाला और ये वाला आपके क्या है बराबर आया है, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, अर्थात आपको दे रखी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है LCM इंटू HCF के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक है, अगला जो हो जाएगा, कौन सी डिजिट दे रखी है, ये तो हो जाती है सेकंड वाली। अब बात करते हैं थर्ड वाले के, बात करते हैं तो थर्ड में कौन सा हो जाएगा 336 और 54, 336 और 54 की बात कर रहे हैं, और कौन सी है तीसरा है। तो शुरू करो, 336 और 54, 336 का कितना हो जाएगा, इनके फैक्टर करने, अभाज्य गुणनखंड करने, तो 336 और अगला जो हो जाएगा 54, इनके अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर एक बच रहा है 2 छंग 12, फिर एक बच रहा है 2 8 16, यह फिर 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर किससे विभाजित, 3 से विभाजित होगा, 3 और 7 तो 21, 7 एकम 7। ठीक है, फिर 54 से 54 की बात करते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से विभाजित होगा क्या, बिल्कुल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर एक बच रहा 2 7 14, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 9 27, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 3 9, फिर 3 से विभाजित होगा, इस प्रकार से 3 एकम 3, यानी मैं 336 को मैं अभाज्य जो गुणनखंड या अभाज्य जो आपका संख्या है कौन कौन सी है, 2 2 2 2 3 और 7, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर 54 की बात करता हूं, अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। इनके अगर यहाँ अपन बात कर रहे हैं LCM और HCF की, तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, LCM कितना है, इन दोनों का पता करना। HCF कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो 2 और 2 इसमें कॉमन आ रहे हैं, 2 और इसमें है ही नहीं, 3 और 3 इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 6 जो है आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। फिर 2 और 3 तो आ ही रहे, इसके अलावा जो बच रहे हैं उनको भी लेना है, यानी 2 और 3 तो लेना ही है। इनके अलावा जो बच रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर कौन है 3 इंटू 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, और कौन बच रहा है 7 बच रहा है, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 7 आ जाएगा। तो यानी इसका गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, या लिख सकता हूं 1 2 3 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 3 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू 7, इसका अपन गुणा करते हैं, तो इनका अगर अपन गुणा करते हैं तो आता है 3024, यानी इसका लिख सकते हैं 3024 के रूप में अपन लिख सकते हैं। यानी HCF कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है, और LCM कितना हुआ है, तो 3024 आपको प्राप्त होता है।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके जांच की बात करनी है। जांच तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 336 इंटू 54। 336 इंटू 54 अपन करते हैं तो कितना आता है 336 इंटू 54 करना है, इनका गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 छंग 24 हासिल का 2, 4 त्रिक 12 13 14 हासिल 1, 4 त्रिक 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, फिर 5 छंग 30 की 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 5 त्रिक 15 15 और 3 18 का 8 हासिल का 1, 5 त्रिक 15 15 और 1 16, यानी इसको जोड़ो तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 है और 1 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12144, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12144 आ जाएगा। इनका गुणा करते हैं तो फिर अपन बात कर रहे हैं HCF इंटू LCM कितना हो जाएगा HCF इंटू LCM। HCF कितना दे रखा है 6 दे रखा है और LCM कितना दे रखा है 3024 दे रखा है। तो इसका 6 से गुणा करना है। तो यहां पर जो दे रखा है 6 से गुणा करते हैं तो यहां पर जो हो जाएगा 6 कम 6 6 चौका 24 का हासिल 1, 6 कम 6 6 दूनी 12 और हासिल का 2 होगा, 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 कम 6 6 दूनी 12 13 और 14, फिर 6 3 18, यहाँ पर जो है 18 होना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक हो गई है, गुणे में कहीं मिस्टेक करी है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 18 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 18 144, यानी LCM और HCF दोनों के दोनों क्या है बराबर है, यानी लिख सकता हूं जांच के अंदर कि जांच जो हो जाएगी कि दोनों संख्याओं का अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM के बराबर आता है, क्योंकि 18,144 और 18,144 दोनों ही इक्वल हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करने। HCF भी पता करना है और LCM भी पता करना है, कौन से विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसमें फर्स्ट दे रखा है 12 15 और 21, 12 का 15 का और 21 इनके अभाज्य गुणनखंड कर लो, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 यहाँ पर कितनी बार जा रहा है 6 बार, फिर 2 से 3 बार जा रहा है, 3 से 1 बार जा रहा है, यानी आप इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12 को क्या लिख सकते हैं 12 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी फिर लिख सकते हैं 1 इंटू कोई भी है उसको 1 से गुणा कर ही सकते हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में अपन लिख सकते हैं। फिर हो जाता है 15 को अपन क्या लिख सकते हैं 15, और यहाँ किन से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होगा 3 से विभाजित होगा, क्या यहाँ हो जाएगा 3 पंजो 15, फिर 5 एकम 5, यानी अपन 15 को क्या लिख सकते हैं 15 के अपन गुणा इस प्रकार से लिखना है तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 21 से जो हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 7 तो 21 7 एकम 7, यानी इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं 21 बराबर 1 इंटू 3 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अपन इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितना दे रखा है तो यानी इसमें और इसमें सब में कॉमन आ रहा हो वो लिखना है, तो HCF कितना हो जाएगा 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, अर्थात HCF और कोई संख्या रिपीट हो रही क्या 1 आ रहा है तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 3, यानी यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 3, यानी HCF कितना हो रहा है 3 आपका आंसर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं LCM की, LCM यानी 1 1 सब में आ रहा है तो इसको लिख सकता हूं 1 इंटू 3, यानी एक चीज तो कॉमन वाली तो है ही, साथ ही साथ जो बच रही हैं वो भी आपको इसमें गुणा करना, यानी 2 इसमें हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7
सातों पंचो 35, 35 दूनी 70, 70 और इंटू 6, 7 छंग 42, यानी 420 जो आ जाए आपका 420 जो है आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना आया है, 3 आया है, और एलसीएम कितना आया है, 420 आ जाता है। तो अब आज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको प्राप्त होते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17 यहां पर हो जाएगा सेकंड वाला, 17, 23 और 29 इनके अगर फैक्टर करने हैं तो इनके फैक्टर करो, देखें कितने हो जाएंगे, फैक्टर करो इनके। अब आज गुणनखंड करने हैं इनके, तो यानी 17 यानी इसको लिख सकता हूं 17 किससे विभाजित होगा, केवल और केवल 17 से एक बार जा रहा है, यानी मैं 17 को क्या लिख सकता हूं, 17 बराबर 1 इंटू 17 हो जाएगा। फिर 23 की बात करते हैं, तो 23 किससे विभाजित होगा, केवल और केवल 23 से विभाजित होगा, 23 एकम 23। यहां पर क्या हो जाएगा, 23 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 29 की बात करते हैं, 29 जो हो जाएगा किससे विभाजित होगा, 29 किससे विभाजित होगा, केवल और केवल 29 से, वो भी कितनी बार, एक बार। तो यहां हो जाना चाहिए 29 को अपन क्या लिख सकते हैं, 29 बराबर 1 इंटू क्या लिख सकता हूं, 29, यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो यानी इसमें जो कॉमन चीज आ रही है वो केवल और केवल 1 आ रहा है, अर्थात एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं एलसीएम यानी एक तो है ही, इंटू 17 इंटू जो बच रहे हैं, कौन कौन बच रहे हैं, 17 बच रहा है, 23 बच रहा है, 29 बच रहा है, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 आ जाता है। इनके अपन गुणा करते हैं, अगर 17 इंटू 23 इंटू 29 का गुणा करते हैं तो यहां पर आ जाता है 11,339 आपका आंसर आ जाना चाहिए। 17, 23 और 29 का जो आपका आंसर है वो दे रखा है 11,339, आपको गुणा करना है, ठीक है। या आपको गुणा या आप स्वयं करना है कि गुणा कितना आ रहा है, ठीक है। और चेक करके बताना, अगर सही हो तो मेरे को कमेंट करना, गलत है तो भी आपको कमेंट करना है। यानी 11,339 आपके यहाँ पर एलसीएम आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है थर्ड वाला कि 8, 9 और 25, यानी थर्ड वाला जो आपको दे रखा है 8, 9 और कौन सा दे रखा है, 25, इनके आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। 8 यहां हो जाएगा 8 का फैक्टर करना, फिर यहां पर हो जाएगा 9 के फैक्टर करने, फिर यहां पर जो है 25 के फैक्टर करने। यहां पर जो है 8 से अगर ये करना है तो कितना हो जाएगा, 8 कितनी बार, 4 बार जा रहा है, 4, और यहां पर 2 यहां पर हो जाएगा 1, फिर 3 का 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यहाँ 25, 5 एकम 5, 5 पंजो 25, 5 एकम 5, यानी आप लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी एचसीएफ कितना आ रहा है 1, और एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम तो 1 तो लिखना ही है, साथ का साथ जो बच रहे हैं उनको भी लिखना है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यानी लिख सकता हूँ 1 इंटू 8 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 8 9 72, फिर 72 यानी लिख सकता हूँ 72 इंटू 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 साथी 175, और यहाँ पर हो जाएगा 5, 180, यानी हो जाएगा 180, यानी 1800 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 बराबर कितना दे रखा है, 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी आपको एचसीएफ दे रखा है, 2 अंक दे रखे हैं, 2 संख्याएं दे रखी है, और आपको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आपको पता क्या करना है, एलसीएम पता करना है, एलसीएम पता करना, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा
दोनों संख्याओं का गुणनफल बटेवा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम आपको निकालना है 306 और 657। तो इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा कर लो। तो 306 इंटू 657 बटा HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है 9 दे रखा है, यहाँ 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे दो, तो 9 एक यानी 306, 9 एकम 9, 9 साती, यहाँ पर इसको इससे काटना है, 9 साती 63, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 तिया 27, यानी हो जाएगा 73। इसका गुणा करना है 306 इंटू 73, यानी 306 इंटू 73 से गुणा करना, 73 73, यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 3 6 18, और यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर बात करते हैं 7 एकम 7, 7 6 42, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 8, और यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 2, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा कि 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। इनका जो है एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 22,338 आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, इसका पता करना है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी। ये बोल रहा है कि कोई संख्या है जो 6 की पावर n जो रखता हूं, यानी n जो है प्राकृत संख्या जो अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी कोई भी संख्या लास्ट में अगर डिजिट आपका 10 आ रहा है, जैसे यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, यानी 1 हो सकता है, 20 है, या फिर मैं मानकर चल रहा हूँ 350 है, कोई भी है, तो यानी अंत में अगर आपके जो है इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो वह क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होता है, अर्थात मैं कह सकता हूं ना, जो 10 से विभाजित हो रहा है वह संख्या 2 से भी विभाजित होगा, और किससे होगा, 5 से भी विभाजित होगा, अर्थात वह 2 और 5 से भी 2 और 5 से भी विभाजित होगा। यानी जो संख्या 10 से विभाजित हो रही है वह संख्या जो है 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी, तो क्योंकि 10 का अगर अपन गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यह जो भी संख्या होगी वह 2 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। तो इसमें अपन बात कर रहे हैं 6 की पावर n, यानी 6 की घात n की बात कर रहे हैं, तो यानी 6 की घात जो है n है के अभाज्य, 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड 6 की घात जो है आपको दे रखा है n, उसके अभाज्य गुणनखंड करने, तो यानी 6 की घात को मैं क्या n को क्या लिख सकता हूं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो मैं लिख सकता हूं ना 6 के टुकड़े करो, 6 के फैक्टर करने, यानी 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, यानी उसकी टोटल की घात कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात n इंटू 3 की घात n के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो यानी अपन इसके फैक्टर को देखते हैं, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड को देखते हैं, तो इसमें क्या 5 है क्या इसमें, जबकि वह क्या हो जाना चाहिए, इसके फैक्टर में 5 होना चाहिए, तभी वह अंत में क्या हो जाएगा, 0 आएगा, वरना नहीं हो सकता। तो यानी इस 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 होता तो वह इकाई का अंक क्या होता है, 0 होता, अर्थात 0 पर समाप्त होता। इसलिए 5 से विभाजित
5 से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है, इसके गुणनखंड करते हैं तो इसमें 5 नहीं आ रहा है, यानी आपने गुणनखंड किया है, यहां पर कोई 5 नहीं आया तो वह 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होता तो वह क्या हो जाता, इकाई का अंक जो होता 0 होता, अर्थात आपकी जो अंक जो भी होता, यानी जो भी डिजिट प्राप्त हो रही थी वह 0 पर समाप्त होते। तो फिर अपन इसमें क्या निष्कर्ष निकालते, तो अंक गणित की आपने जो प्रमेय पढ़ी थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चय कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड, यानी 6 की घात n अपन इसके गुणनखंड अपने इसके गुणनखंड किए हैं 6 की घात n के, तो 2 और 3 के अतिरिक्त कोई संख्या है क्या, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है, तो वह 2 और गुणनखंड में, यानी गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें इसका अपन देखते हैं वेक्टर, तो इसमें और भी कोई गुणनखंड नहीं है, अर्थात अपन बात कर सकते हैं गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6 की घात n के अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यानी इसको अपन एक बार वापस देखते हैं, तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कोई भी संख्या प्राकृत संख्या है n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। यदि इसकी अपन बात करते हैं, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, मानकर चल रहा है, वो पूछ रहा है हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन अपन मान रहे हैं कि यदि वह संख्या 0 पर समाप्त होगी तो, या होती है तो वह क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित होगी। अगर वह 10 से विभाजित हो रही है तो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और संख्या 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। क्यों होगी 2 और 5 से, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 5 के रूप में अपन लिख सकते हैं, ये यहां पर लिख ले। फिर अपन बात करें 6 की पावर n, इसके अपन टुकड़े करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं, तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, यानी 2 की घात n अलग से लिख लो, 3 की घात n जो है अलग से लिख सकते हैं, यानी 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 प्राप्त हुए हैं क्या, 5 यहां पर कोई प्राप्त नहीं, केवल 2 है और 3 है, यानी 2 और 3 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, यानी 5 नहीं है, इसलिए 5 से विभाजित भी नहीं होगा। अंक गणित की आधारभूत आपने जो प्रमेय पढ़ी थी उसके बात करते हैं, तो आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चय कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यानी केवल 2 और 3 ही है, इसके अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अर्थात 5 नहीं है। तो अतः किसी भी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6 की घात n के अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, अर्थात वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या जो 6 दे रखी है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं
भाज्य संख्या सॉरी भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी आपको पता करना है भाज्य संख्या है तो है क्यों, यानी आपको जो भी संख्या दे रखी है वो भाज्य संख्या है, यह भी जो संख्या दे रखी है वो कैसी है, भाज्य संख्या है। तो यह भाज्य संख्या क्यों है इसकी व्याख्या करनी। तो अपन जानते हैं या अपन कह सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या है तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक जो होते हैं भाजक होते हैं, भाज्य संख्या है उसमें क्या होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो भाज्य संख्या में हल, भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं, अधिक भाजक होते हैं। यानी अगर भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या में जैसे मैं कोई भी संख्या मान लेता हूं यानी 7 है तो 7 में केवल और केवल 2 भाजक ही होते हैं, एक तो वह संख्या स्वयं, एक क्या होती है, एक। तो यानी भाज्य संख्या की बात करता हूं तो भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होंगे, यानी एक तो वह संख्या स्वयं होगी, एक जो होगा एक होगा, इनके अतिरिक्त भी कोई भाजक अवश्य होगा, तो वह क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। तो दी गई संख्या कौन सी है, दी गई संख्या आपके कौन कौन सी दे रखी है। जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूं, दी गई संख्या है 7 × 11 × 13 प्लस 13 की बात पहले कर लेता हूं, यानी 7 × 11 × 13 प्लस 13 की बात करता हूं, दी गई संख्या बराबर 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब यहां पर अपन बात करते हैं इसकी और इसकी, यानी प्लस है एक गुणे में है, यानी यहां से 13 और यहां से अपन 13 को बाहर ले सकते हैं क्या, कॉमन ले लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, 13 बाहर हो जाएगा 7 × 11 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 13 को बाहर ले लिया यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां अपन बात करते हैं 13 यहां हो जाएगा 11 × 7 = 77 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 1 यानी 78, यानी लिख सकता हूं 13 × यहां पर इंटू लगा सकते हैं गुणा के बाद, यानी 13 × यहां पर कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 13 × 78 अगर गुणा करते हैं 13 × 8 = 104, यानी फिर इसके अपन और फैक्टर करने, सॉरी यहां पर अपन फैक्टर करते हैं, इसको मैं 78 का गुणनखंड करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, और 78 के फैक्टर करो, यानी यहां हो जाना चाहिए 13 × 13 × 78, यानी 13 से और हो सकता है 13 × 6, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं ना 13 × 3 × 2 के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। यहाँ 13 × j, यानी यह संख्या जो है आपको जो भी संख्या दे रखी है इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, इस प्रकार यानी 2 से अधिक भाजक, यानी अपन 1 का गुणा भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक संख्या जो भी पूरी के पूरे अगर इसका अगर टोटलिंग करके निकालते वह भी है, तो यहाँ पर 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 13 से विभाजित हो रहा है, 13 यानी 3 से विभाजित हो रहा है और 13 से विभाजित हो रहा है, तो अपन लिख सकते, यानी फिर 6 से भी विभाजित हो रहा है, कह सकते हैं तो वह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। अर्थात इस प्रकार इन संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं, एक तो हो जाता है एक हो जाता है 2, एक हो जाता है 3, एक और वह संख्या जो दे रखी है एक वह और कौन सा हो जाता है, जो भी संख्या दे रखी है वह स्वयं, अर्थात 2 से अधिक भाजक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या क्यों है इसकी व्याख्या हो जाती है कि आपको जो भी दे रखा है इसके अपन पहली बात तो ये बात करते हैं कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं तो 7 इंटू यानी पहले दी संख्या कौन सी है उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर 13 इसमें से कॉमन ले लो, यहाँ पर 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं तो 13 इंटू यहाँ 11 × 7 = 77 प्लस 1 यानी 78 हो जाएगा, और 13 इंटू यानी 13 इंटू
इसके अपन टुकड़े करते हैं तो 13 इंटू 6, वापस 6 के टुकड़े करो तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो जाएंगे, अर्थात एक तो है 2 है, एक है, 2 है और एक 13 भी है, यहाँ पर 13 भी है, 13 है, 13 और जो भी संख्या दे रखी है पूरी की पूरी वह स्वयं है, इसलिए यह क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या कौन सी दे रखी है, दूसरी संख्या की बात करते हैं तो यह तो होगा ही कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो दूसरी संख्या की बात करते हैं तो कौन सी दे रखी है, तो यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें से अपन कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो यहाँ पर 5 को बाहर ले लो तो 5 इंटू यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 5 तो बाहर ले लिया है, और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 7 इसका अपन गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर बात करते हैं 6 7 42, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक तो है 42 कर लो और 4 3 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 42 करते हैं कितना हो जाएगा 24 से कम 24, 24 दूनी 48 का 8 हासिल का 4, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 जो भी दे रखा है हो जाएगा 96 यानी 100, यानी 1008 यानी इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1008 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 1000 यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पर एक तो है, इसको मैं 1 इंटू 1 के रूप में लिख सकता हूँ, एक यानी इसके अपन लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं तो एक तो आपके पूरी के पूरी ये संख्या किस किस से विभाजित होगी, एक तो वह स्वयं से विभाजित हो रही है, एक 5 से विभाजित हो रही है, एक 1009 से विभाजित हो रही है, एक 1 से विभाजित हो रही है। अगर वह अभाज्य होती तो केवल और केवल एक से विभाजित होती और एक वह स्वयं से विभाजित होती, यानी वह 5 और 1009 से विभाजित नहीं होती। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, कह सकते हैं अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं, यानी लिख सकता हूं 1 लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं, 1009 और वह स्वयं जो भी संख्या दे रखी हो वह स्वयं अधिक भाजक है, इसलिए वह क्या है, वह भाज्य संख्या है, इसलिए वह या फिर यह, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी आपका कोई वृत्ताकार इस प्रकार से कोई मैदान है, उस पर जो है रवि और जो सोनिया है दोनों ही दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यानी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, वो भी एक ही दिशा में दौड़ते हैं। यानी उसको सोनिया को जो है समय लगता है, सोनिया को जो समय लगता है, सोनिया को समय लगता है कितने समय लगता है, 18 मिनट लगते हैं। और इसी मैदान पर जो है एक चक्कर काटने में जो है किसको, यहाँ पर केवल कौन है, 12 मिनट लगते हैं। किसको लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को समय लगता है कितना समय लगता है, तो 12 मिनट लगते हैं। अब ये पूछ रहा है कि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, वह कौन सा समय होगा जब वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही जो है समय पर वहां पर पहुंचेंगे, यानी एक ही स्थान पर, यानी इसी स्थान पर यहां से दौड़ना शुरू किया है, वह कितने समय पश्चात वह दोनों यहां पर एक साथ पहुंचेंगे। तो वह एक साथ पहुंचने का समय जो है वो हो जाना चाहिए कि
अपन बात करेंगे तो यहां हो जाना चाहिए एक समय पश्चात, यानी एक समय के बाद, जो अपन बात करें एक समय बाद दोनों जो है अपने प्रारंभ स्थान पर, प्रारंभिक होना चाहिए यहां पर, प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, होंगे या पहुंचेंगे, एक ही बात, होंगे, और वह समय क्या हो जाएगा 18, यानी इसके समय का और इसके समय का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, अर्थात इसके वह समय 12 और 18 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा। अर्थात इसके अपन फैक्टर करते हैं, 12 का फैक्टर करता हूं तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 दूनी 4 इंटू यहां पर 3 के रूप में लिख सकता हूं, और 18 का फैक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहां हो जाना चाहिए 3 इंटू 3 के रूप में लिख सकता हूं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम अर्थात यहां पर कॉमन कितना आ रहा है, 2 और यहां पर 3, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, और बच कौन रहा है 2 इंटू 3, अर्थात और बच रहे हो उसको भी लिखना है तो 2 इंटू 3, यानी मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी लिख सकता हूं 4 इंटू 9, यहां हो जाएगा 9 चौका 36, यानी वह कब पहुंचेंगे, तो यानी 36 मिनट के पश्चात जो है वह दोनों एक ही स्थान यानी इस बिंदु पर एक साथ पहुंचेंगे। तो अपन लिख सकते हैं इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट, यानी यहां पर लिख सकता हूं इसको 36 मिनट पश्चात दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे, अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ पहुंचेंगे, यहां पर होता है। थैंक यू।